हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप लोगों के डिमांड पर एंड आप लोगों के एग्जाम को देखते हुए मैं लाया हूँ BEDSB 101 का सॉल्व PYQ मूल्य परक शिक्षा। आपका टाइटल क्या है भैया? मूल्य परक शिक्षा। ठीक है, तो इसका मैंने लाया है यहाँ पे जून एग्जाम 2025 का सॉल्व PYQ। जून एग्जाम 2025 का आपके एग्जाम से 1 साल पहले जो एग्जाम हुआ था जून में 2025 में, उनका PYQ सॉल्व PYQ लाया हूँ। देखिए, इसका एग्जाम अब तक की देखिए 3 बार हो चुका है। इस बार जो आप लोग दे रहे हो एग्जाम, ये चौथा बार होगा। ये न्यू कोड है, सो अब तक 3 ही बार कंप्लीट ये अभी तक एग्जाम हुआ है। समझ में आ रहा है? सो देखिए, ये जो PYQ होंगे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। इसीलिए मैं आप लोगों को 3 साल की कंप्लीट PYQ करवा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, और साथ में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों को करवाया है। डिस्क्रिप्शन में इनका एक कोर्स होगा, डिस्क्रिप्शन में आप उनको देखकर अपना वीडियो वॉच ज़रूर कर लीजिएगा एग्जाम देने से पहले। सो देखिए, ये आपका क्वेश्चन पेपर जून एग्जाम 2025 का है। आप लोग जानते हैं कि इसका एग्जाम 3 घंटे का होगा, और ये तीसरा है। ये जो हमारा वीडियो बन रहा है, तीसरा पेपर का बन रहा है। समझ में आ रहा है? तो मैंने दिसंबर 25 का भी बना दिया था। सो आप लोग देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक है। सो देखिए, 3 घंटे का आपका एग्जाम हो रहा है, अधिकतम मार्क्स आपका 100 है। और देखिए, इसको क्वेश्चन आंसर समझने से पहले, स्टार्ट करने से पहले आपको ये समझना है मूल्य परक शिक्षा क्या है। आप फर्स्ट टाइम अब मेरे चैनल में आए हो, फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हो, पहली बार आए हो, तो देखिए, आपको मूल्य परक शिक्षा का पता होना चाहिए। अगर मूल्य परक शिक्षा के बारे में पता नहीं है, तो आपको ये सब्जेक्ट कोड समझ नहीं आएगा, मतलब याद ही नहीं होंगे। तो भैया बहुत ज़रूरी है कहीं न कहीं ये पता होना। समझ में आ रहा है? बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है, ठीक? तो देखिए, आपका है मूल्य परक शिक्षा समझना बहुत, तो इसको इंग्लिश में कहा जाता है स्टूडेंट्स वैल्यू एजुकेशन। मूल्य परक शिक्षा को क्या कहा जाता है? वैल्यू एजुकेशन। यानी कि यह वह शिक्षा होता है जो हमें अच्छे संस्कार, मॉरल वैल्यू, सही व्यवहार और जीवन जीने का सही तरीका सिखाती है। यह केवल सिर्फ हमें किताबी ज्ञान नहीं देता, ये हमें असली ज्ञान देता है। असली ज्ञान ये कि भैया हमें जो हमने जो पढ़ाई किया है, हम उसको कैसे यूज़ करेंगे, किस तरह से लोगों से बात करेंगे, हमें डिसिप्लिन में रहना, डिसिप्लिन मेंटेन करना, ये सब हमें क्या करते हैं यहाँ पर सिखाते हैं। तो समझ गए? तो ये जो मूल्यपरक शिक्षा है, ये हमें सच बोलना, ईमानदार रहना और दूसरों का सम्मान करना सिखाता है। सो देखिए, ये समझ लिए हम लोग, अब हमें समझ में आएगा। और इन्हीं का क्वेश्चन पेपर जो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नैतिक शिक्षा और धार्मिक शिक्षा के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए, 20 मार्क्स के। तो यही सब हम लोग करने वाले हैं। इसमें हर एक क्वेश्चन में आपका और दिया हुआ है, मतलब कि 5 क्वेश्चन पूछा गया है। आपके टोटल 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 5 क्वेश्चन में सबका और दिया गया है। और का मतलब एक्स्ट्रा और 5 क्वेश्चन, मतलब टोटल आपके 10 क्वेश्चन से यहाँ दिए गए हैं। 10 क्वेश्चन में कोई भी 5 क्वेश्चन आप बना लीजिए, ठीक? जो आपको सही लग रहा है 5 क्वेश्चन बना लीजिए, बहुत ही ये हेल्पफुल रहेगा। सो देखिए, अथवा के रूप में ये फर्स्ट क्वेश्चन कहीं दे दिया कि नैतिकता के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालिए। ये जो नैतिकता है, इसके कितने प्रकार होते हैं? कौन-कौन से नैतिक होते हैं? सो ये आपका पूछा गया। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, भारतीय दर्शन के विभिन्न स्कूल कौन से हैं? ठीक है? किन्हीं 2 रूढ़िवादी स्कूलों की क्या कीजिए, व्याख्या कर दीजिए। उसके बाद आपका ये तो हो गया। उसी तरह से देखिए, आपका इसमें भी अथवा दिया हुआ, भारत में सांस्कृतिक बहुलवाद से आप क्या समझते हैं, चर्चा कीजिए। थर्ड है आपका, आचरण सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए अथवा चरित्र व्यक्तित्व पैटर्न की व्याख्या कीजिए। इसमें भी 20 मार्क्स हैं आपके। अगला है, मौखिक और अमौखिक बातचीत की व्याख्या कीजिए। इसमें 20 मार्क्स है। अथवा समायोजन क्या है, समायोजन के पूल और पुश कारक क्या है, ठीक? फिर 5वां क्वेश्चन है आपके सामने, सहकर्मी कौन है? सहकर्मी के माध्यम से मूल्य संवर्धन की विधि अथवा मीडिया की भूमिका एवं कार्यों के वर्णन कीजिए। तो ये सब क्वेश्चन है आपका, ये तीसरा PYQ मैं आपको करवा रहा हूँ। सो आपको ध्यान से समझना है कि पॉइंट को। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए, ये जो आप लोगों को जो नोट्स है, BEDSB 101 का जो भी नोट्स है, आपके व्हाट्सएप नंबर में मिलेंगे, जिसे आपको परचेज करना होगा। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में है। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में है, जो आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा इन नोट्स को पढ़कर, समझकर, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको यहाँ से बहुत ही हेल्प होने वाले हैं। सो आप लोग परचेज़ कर लीजिए। सबसे पहले यही मैं कहूँगा, वीडियो देखने के बाद परचेज़ कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है, नैतिक शिक्षा और धार्मिक शिक्षा के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। नैतिक शिक्षा और धार्मिक शिक्षा। तो देखिए,
नैतिक शिक्षा क्या होता है कि ईमानदारी में रहना, सही से बातचीत करना, ये सब हमें सिखाता है। धार्मिक शिक्षा हमें धर्म के बारे में बताते हैं। बट चलिए, दोनों ही शिक्षा बहुत इम्पोर्टेंट है। नैतिक शिक्षा और धार्मिक शिक्षा दोनों ही व्यक्ति के चरित्र निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेकिन दोनों की प्रकृति, उद्देश्य और कार्य क्षेत्र अलग-अलग होते हैं। नैतिक शिक्षा हमें नैतिक शिक्षा व्यक्ति में अच्छे आचरण और मानवीय मूल्यों का विकास करती है। जबकि धार्मिक शिक्षा व्यक्ति को धर्म, आस्था और आध्यात्मिक जीवन से क्या करती है, परिचित करवाती है। तो नैतिक शिक्षा की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये मानवता पर आधारित है। नैतिक शिक्षा का आधार मानवता, सदाचार और सामाजिक कल्याण होता है। यह व्यक्ति को सही और गलत में अंतर करना सिखाती है। दूसरा, नैतिक शिक्षा अच्छे चरित्र का निर्माण करता है। इसका मुख्य उद्देश्य ईमानदारी, अनुशासन, सत्यनिष्ठा और जिम्मेदारी जैसे गुणों का विकास करना है। ये नैतिक शिक्षा सार्वभौमिक स्वरूप को अपनाते हैं। नैतिक शिक्षा सभी व्यक्तियों के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण होती है। इसका संबंध किसी विशेष धर्म से नहीं होता। सही बात है। इसमें चाहे कोई भी धर्म के लोग हो, नैतिक शिक्षा हमेशा यही कहता है कि सभी धर्म का सम्मान करो, सबसे मिल-जुल के रहो। सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा, यह सहयोग, सहिष्णुता और परस्पर सम्मान की भावना विकसित करती है, जिससे समाज में शांति बनी रहती है। व्यवहार पर बल, नैतिक शिक्षा व्यक्ति के दैनिक व्यवहार और आचरण को सुधारने पर ध्यान देती है। अब धार्मिक शिक्षा की अगर बात करें तो धार्मिक शिक्षा धर्मों पर आधारित है। धार्मिक शिक्षा का आधार किसी विशेष धर्म की मान्यताएं, परंपराएं और धार्मिक ग्रंथ होते हैं। आध्यात्मिक विकास होता है इसका उद्देश्य व्यक्ति में आस्था, भक्ति और आध्यात्मिक चेतना का विकास करना है। धर्म की जानकारी प्रदान करना, धार्मिक शिक्षा व्यक्ति को अपने धर्म के सिद्धांतों, रीति रिवाज और परंपरा का क्या करती है, ज्ञान देती है। धार्मिक शिक्षा धार्मिक मूल्यों का विकास करता है। यह दया, करुणा, त्याग और सेवा जैसे धार्मिक मूल्यों को अपनाने की प्रेरणा देती है। धार्मिक पहचान को मजबूत करना, है ना? धार्मिक शिक्षा क्या करता है? धार्मिक पहचान को मजबूत करने की शिक्षा देता है। धार्मिक शिक्षा व्यक्ति को अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान बनाए रखने में सहायता करती है। सो नैतिक शिक्षा का संबंध अच्छे आचरण और मानवीय मूल्यों से है, जबकि धार्मिक शिक्षा का संबंध धर्म, आस्था और आध्यात्मिक जीवन से है। दोनों मिलकर व्यक्ति के संतुलित व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्वेश्चन नंबर आपका 2 है, नैतिकता के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालिए। नैतिकता को इंग्लिश में मॉरलिटी बोला जाता है। तो नैतिकता उन सिद्धांतों, मूल्यों और आदर्शों का समूह है जो व्यक्ति के व्यवहार को सही दिशा प्रदान करते हैं। नैतिकता व्यक्ति को सही और गलत, उचित और अनुचित के बीच अंतर समझने में सहायता करती है। यह केवल व्यक्तिगत जीवन ही नहीं बल्कि सामाजिक जीवन को भी प्रभावित करती है। एक नैतिक व्यक्ति समाज में सम्मान, विश्वास और सद्भाव का वातावरण स्थापित करता है। सत्यनिष्ठा नैतिकता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू सत्य और ईमानदारी है। सत्यनिष्ठ व्यक्ति अपने विचारों और कार्यों में ईमानदार रहता है ना? जो सच्चाई पे चलता है, सत्य बोलता है, सत्यनिष्ठा को अपनाता है, तो हमेशा अपने विचारों और कार्यों में ईमानदारी रखता है, ठीक है? और दूसरों का विश्वास प्राप्त करता है वो, मतलब ऐसे कार्य करता है ना, लोग उसे पसंद करते हैं, ठीक है? और न्याय और निष्पक्षता, नैतिकता सभी व्यक्तियों के साथ समान और निष्पक्ष व्यवहार करने की प्रेरणा देती है। यह भेदभाव और अन्याय का विरोध करती है। ये क्या कहता है भाई, नैतिकता की किसी से भेदभाव ना करें, किसी के साथ अन्याय ना करें। और उत्तरदायित्व नैतिक व्यक्ति अपने कार्यों और निर्णयों की जिम्मेदारी स्वीकार करता है। वह अपने कर्तव्यों का पालन निष्ठा और ईमानदारी से करता है। चौथा, सहानुभूति और करुणा, दूसरों की भावना और समस्या को समझना तथा उनकी सहायता करना नैतिकता और महत्वपूर्ण पहलू है। इसमें मानवीय संबंध मजबूत होते हैं। अगला है आत्मसंयम। नैतिकता व्यक्ति को अपनी इच्छाओं, भावना और व्यवहार पर नियंत्रण रखना सिखाती है। इससे अनुशासन और संतुलन बना रहता है। अगला है सम्मान और सहिष्णुता। नैतिक व्यक्ति दूसरों के विचारों, विश्वासों और अधिकारों का सम्मान करता है। यह सामाजिक सद्भाव और शांति को बढ़ावा देता है। सामाजिक कल्याण, नैतिकता केवल व्यक्तिगत हित तक सीमित नहीं होती, बल्कि समाज और मानवता के कल्याण पर भी बल देती है। तो नैतिकता व्यक्ति के चरित्र निर्माण, सामाजिक व्यवस्था और मानवीय संबंधों की आधारशिला है। इसके बिना एक स्वस्थ और आदर्श समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 में है, भारतीय दर्शन के विभिन्न स्कूल कौन से हैं?
इन दो रूढ़िवादी स्कूलों की व्याख्या कीजिए। चलिए देखते हैं आंसर। भारतीय दर्शन विश्व की प्राचीन और समृद्ध दार्शनिक परंपराओं में से एक है। भारतीय दर्शन के विभिन्न स्कूलों में से ने जीवन, ज्ञान, आत्मा, ईश्वर और मोक्ष से संबंधित प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास किया है। भारतीय दर्शन को मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया जाता है, एक रूढ़िवादी यानी कि आस्तिक, दूसरा अरूढ़िवादी यानी नास्तिक। ठीक है, दर्शन एक रूढ़िवादी दर्शन, दूसरा अरूढ़िवादी दर्शन यानी नास्तिक दर्शन। तो भारतीय दर्शन के प्रमुख स्कूल की बात करें तो रूढ़िवादी के अकॉर्डिंग है आपका न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, सांख्य दर्शन, योग्य दर्शन, मीमांसा दर्शन और वेदांत दर्शन। और रूढ़िवादी या नास्तिक स्कूल की अगर बारे में बात करें तो ये वो लोग होते हैं ना जो बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन, चावा दर्शन। तो यहाँ पे ये समझ लो, एक सगुण वाले लोग, सगुण भक्ति वाले लोग होते हैं, दूसरा निर्गुण। सगुण भक्ति में जिसका ईश्वर का जहाँ पर रूप होता है, ईश्वर का रूप वाला भगवान कृष्ण भगवान ना विष्णु भगवान, शिव शिव भगवान, तो ये सब कोई न भगवान का कोई ना कोई रूप होता है सगुन में। और ये जो ये जो आपका नीचे में है बौद्धिक दर्शन, ये सब तो ये नास्तिक वाला है, जो ईश्वर पर भरोसा नहीं रखते, ईश्वर पर विश्वास नहीं करते। ठीक है, तो लेकिन करते तो भक्ति ही करते, तो अच्छे ही काम, लेकिन ईश्वर पर इसका कोई विश्वास नहीं होता। सो न्याय दर्शन की बात करें तो न्याय दर्शन के प्रवर्तक महर्षि गौतम माने जाते हैं। यह दर्शन ज्ञान प्राप्ति के साधनों और तर्क शास्त्र पर विशेष बल देता है। न्याय दर्शन के अनुसार सत्य ज्ञान के माध्यम से ही मनुष्य अज्ञान से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करता है। तो यानी कि बुद्ध धर्म में क्या कहते हैं, गौतम बुद्ध क्या कहते हैं, क्या कहते थे भाई, क्या कहते हैं, यही कहते हैं ना कि जो इंसान सही न्याय काम करेगा, अच्छा काम करेगा, तो न्याय के अकॉर्डिंग, सत्य कर्म के अकॉर्डिंग ही वो मनुष्य अज्ञान से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करेगा। इसमें प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द को ज्ञान के प्रमुख स्रोत माना गया है। यह दर्शन तार्किक चिंतन और विवेकपूर्ण निर्णय लेने की प्रेरणा देता है। अगला वेदांत दर्शन। वेदांत दर्शन भारतीय दर्शन का अत्यंत महत्वपूर्ण लोकप्रिय स्कूल है। इसके प्रमुख प्रवर्तक आदि शंकराचार्य माने जाते हैं। यह दर्शन उपनिषदों की शिक्षाओं पर आधारित है। वेदांत के अनुसार ब्रह्म ही परम सत्य है और आत्मा ही ब्रह्म का स्वरूप है। अज्ञान के कारण व्यक्ति स्वयं को ब्रह्मा से अलग समझता है। ज्ञान प्राप्त करने पर आत्मा और ब्रह्म की एकता का बोध होता है, जिसे मोक्ष कहा जाता है। भारतीय दर्शन के विभिन्न स्कूलों ने जीवन और जगत की व्याख्या अपने अपने दृष्टिकोण से की है। न्याय और वेदांत जैसे रूढ़िवादी स्कूल भारतीय चिंतन परंपरा के महत्वपूर्ण आधार माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने। भारत में सांस्कृतिक बहुलवाद से आप क्या समझते हैं, चर्चा कीजिए। भारत विश्व के सबसे विविधतापूर्ण देशों में से एक है। यहाँ अनेक धर्म, भाषाएं, जातियां और संस्कृतियां और परंपराएं पाई जाती है। विभिन्न सांस्कृतिक समूहों का अपनी पहचान बनाए रखते हुए एक ही समाज में शांतिपूर्ण पूर्वक रहना सांस्कृतिक बहुलवाद कहलाता है। भारतीय समाज इसकी एक उत्कृष्ट मिसाल है। सांस्कृतिक बहुलवाद विविधता में एकता की भावना को मजबूत बनाता है तथा विभिन्न समुदायों के बीच सहयोग और सद्भाव स्थापित करते हैं। इसमें धार्मिक विविधता की बात करें तो भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और अन्य धर्मों के लोग साथ रहते हैं। यह धार्मिक विविधता सांस्कृतिक बहुलवाद का महत्वपूर्ण आधार है। दूसरा, भाषाई विविधता। भारत में सैकड़ों भाषाएं और बोलियां बोली जाती है। विभिन्न भाषाओं के बावजूद राष्ट्रीय एकता बनी रहती है। नेक्स्ट, सांस्कृतिक परंपराओं की विविधता। देश के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग रीति रिवाज, पहनावा, खान पान और त्योहार देखने को मिलते हैं। यह भारतीय संस्कृति को समृद्ध बनाते हैं। सहिष्णुता और सम्मान। सांस्कृतिक बहुलवाद लोगों को विभिन्न संस्कृतियों और विचारों का सम्मान करना सिखाता है। इससे सामाजिक सद्भाव बढ़ता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय एकता की मजबूती। विविधता के बावजूद सभी भारतीय एक राष्ट्र के रूप में जुड़े रहते हैं। राष्ट्रीय एकता को मजबूत बनाता है। लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास। सांस्कृतिक बहुलवाद समानता, स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय जैसे लोकतांत्रिक मूल्यों को प्रोत्साहित करता है। सांस्कृतिक बहुलवाद भारतीय समाज की एक महत्वपूर्ण विशेषता है जो विविधता के बीच एकता और सामाजिक उद्भाव को बनाए रखने में सहायता करता है।
क्वेश्चन नंबर 5 है आचरण के सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए और आचरण के सिद्धांत वे नैतिक नियम हैं, है ना? इसको समझिए, आचरण के सिद्धांत की व्याख्या, आचरण के सिद्धांत समझिए। तो आचरण के सिद्धांत वे नैतिक नियम और मूल्य हैं जो व्यक्ति के व्यवहार को सही दिशा प्रदान करते हैं। यह सिद्धांत व्यक्ति को समाज में जिम्मेदारी, अनुशासन और नैतिकता के साथ जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं। एक आदर्श समाज के निर्माण में इन सिद्धांतों की महत्वपूर्ण भूमिका है। पहला, सत्य का सिद्धांत। सत्य बोलना, ईमानदारी का पालन करना अच्छे आचरण का आधार है। इससे विश्वास और नैतिकता का विकास होता है। दूसरा, अहिंसा का सिद्धांत। किसी व्यक्ति को शारीरिक या फिर मानसिक हानि ना पहुंचाना अहिंसा का मूल भाव है। यह शांति और सद्भाव को बढ़ावा देता है। न्याय का सिद्धांत। सभी व्यक्तियों के साथ समान और निष्पक्ष व्यवहार करना न्याय का आधार है। इससे सामाजिक समानता स्थापित होती है। अगला है कर्तव्य परायणता का सिद्धांत। व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करना चाहिए। इससे व्यक्तिगत और सामाजिक विकास संभव होता है। अगला है सहिष्णुता की सिद्धांत। दूसरों के विचारों, धर्मों और संस्कृतियों का सम्मान करना सहिष्णुता कहलाता है। यह सामाजिक एकता को मजबूत बनाता है। अगला है सहयोग का सिद्धांत। समाज में मिलजुल कर कार्य करना और दूसरों की सहायता करना सहयोग का आधार है। इससे सामूहिक विकास होता है। अगला है उत्तरदायित्व का सिद्धांत। प्रत्येक व्यक्ति को अपने कार्यों और निर्णयों की जिम्मेदारी स्वीकार करनी चाहिए। इससे अनुशासन और विश्वास की भावना विकसित होती है। आचरण के सिद्धांत व्यक्ति के चरित्र निर्माण तथा में नैतिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए अत्यंत आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 6 है चरित्र व्यक्तित्व पैटर्न की व्याख्या कीजिए। तो चरित्र के व्यक्तित्व पैटर्न की बात करें तो समझिए, चरित्र यानी कि करेक्टर, तो व्यक्तित्व होता है पर्सनैलिटी, और इसी का पैटर्न से तात्पर्य क्या है? चरित्र व्यक्तित्व पैटर्न से तात्पर्य व्यक्ति के व्यवहार, आदतों और मूल्य, विचारों और नैतिक गुणों के उस समग्र स्वरूप से है जो उसके व्यक्तित्व और चरित्र को दर्शाता है। देखो, इसमें क्या होता है कि हमारा पर्सनैलिटी कैसा है, हम कैसे हैं, हमारे लोग पसंद कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्या हम हमारा जो हरकत है वो खराब है, क्या हमारे हमसे लोग खुश नहीं होते हैं? तो ये हमसे अगर लोग खुश होते हैं, हम सही से लोगों से बात कर पाते हैं, तो ये हमारा पर्सनैलिटी है। क्या है? ये पर्सनैलिटी है ये। समझ में आ रहा है? तो हमारा कैरेक्टर के अनुसार हमारा पर्सनैलिटी बिल्कुल सही है, पर्सनैलिटी के अनुसार हमारा कैरेक्टर सही है। तो व्यक्तित्व यानी पर्सनैलिटी व्यक्ति की बाहरी और आंतरिक विशेषता को क्या करता है? प्रकट करता है। जबकि चरित्र जो होता है वो उसके नैतिक और सामाजिक गुणों को दर्शाता है। तो व्यवहार का स्वरूप, व्यक्ति का दैनिक व्यवहार उसके चरित्र और व्यक्तित्व का निर्माण का व्यक्तित्व का महत्वपूर्ण क्या संकेतक है? उसका दूसरों के प्रति व्यवहार और उसके व्यक्तित्व दूसरे के प्रति व्यवहार उसके व्यक्तित्व को प्रदर्शित करता है। अगला है नैतिक मूल्यों का प्रभाव। ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, अनुशासन और जिम्मेदारी जैसे गुण व्यक्ति के चरित्र को मजबूत बनाते हैं। सामाजिक संबंध, व्यक्ति का परिवार, मित्रों और समाज के साथ संबंध उसके व्यक्तित्व पैटर्न को प्रभावित करते हैं। भावनात्मक संतुलन, भावनाओं पर नियंत्रण रखने की क्षमता व्यक्ति के व्यक्तित्व की परिपक्वता को दर्शाती है। पांचवा, निर्णय लेने की क्षमता, व्यक्ति की सोच और निर्णय लेने की शैली उसके चरित्र और व्यक्तित्व को प्रतिबिंबित करता है। अगला है आत्मविश्वासी और आत्मनियंत्रण। आत्मविश्वास तथा आत्मनियंत्रण व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावशाली और संतुलित बनाते हैं। चरित्र और व्यक्तित्व एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। दोनों मिलकर व्यक्ति की पहचान, व्यवहार और सामाजिक छवि का निर्माण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने, मौखिक और अमौखिक बातचीत की व्याख्या कीजिए। तो मूल्यप्रक शिक्षा के अकॉर्डिंग मौखिक और अमौखिक क्या होता है? समझिए स्टूडेंट्स, बातचीत या फिर संचार, कम्युनिकेशन, बातचीत या संचार, देखो संचार क्या कहते हैं इसको? कम्युनिकेशन। देखिए,
मौखिक बातचीत क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपने देखिए ध्यान से, ये मौखिक बातचीत और अमौखिक बातचीत तो बातचीत का रूप है। ये बातचीत का रूप है तो ये समझिए कि बातचीत क्या होते हैं। बातचीत यानी कि कम्युनिकेशंस वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने विचार, भावनाएँ और सूचनाएँ दूसरों तक पहुँचाता है ना? तो बातचीत के माध्यम से ना एक-दूसरे से हम लोग बात करते हैं, कहीं से किसी से कुछ बोलना हो तो कम्युनिकेशन करते हैं। एंड संचार मुख्यतः 2 प्रकार का होता है, मौखिक और अमौखिक। तो यही मौखिक और अमौखिक ना समझना है। तो चलिए, मौखिक अगर बातचीत करें जो हम लोग बोलकर मौखिक बातचीत में व्यक्ति शब्दों या फिर भाषा का प्रयोग अपने विचार है ना, प्रयोग करके अपने विचार को क्या करता है व्यक्त करता है। जैसे बोलकर, भाषण देकर, चर्चा करना, वार्तालाप करना ये सब मौखिक बातचीत। ठीक? स्पष्ट अभिव्यक्ति का माध्यम। मौखिक संचार के द्वारा व्यक्ति अपने विचारों और भावनाओं को सीधे और स्पष्ट रूप से व्यक्त करता है। ठीक है? और दूसरा अब हम लोग बात करें अमौखिक बातचीत की। अमौखिक बातचीत में बिना शब्दों के संदेश दिए जाते हैं, बिना शब्दों के संदेश। जैसे यहाँ पर बोला नहीं जाता, यहाँ पर स्पीक नहीं किया जाता। इसमें क्या चेहरे के हाव-भाव, है ना? संकेत, शारीरिक मुद्रा और आँखों के भाव शामिल होते हैं। तो इसमें इशारे से हम लोग बातचीत करते हैं अमौखिक बातचीत में। तो इस तरह से बातचीत करते हैं, बिना बोले सब काम हो जाता है। बिना बोले बातचीत कर लेते हैं। तो इसमें भावनाओं की अभिव्यक्ति होती है। अमौखिक संचार व्यक्ति की वास्तविक भावना और भावों को व्यक्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दूसरा, संचार को प्रभावी बनाना। मौखिक और अमौखिक दोनों प्रकार की बातचीत मिलकर संचार को अधिक प्रभावशाली और अर्थपूर्ण बनाती है। तो मौखिक और अमौखिक संचार मानव जीवन के महत्वपूर्ण अंग है जो विचारों और भावनाओं का के आदान-प्रदान में क्या कहते हैं सहायक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है समायोजन क्या है? समायोजन के पुल और पुश कारक क्या है? समझिए, समायोजन या फिर एडजस्टमेंट वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति स्वयं को परिस्थितियों, वातावरण और सामाजिक परिवर्तनों के अनुरूप ढालता है। समायोजन व्यक्ति को मानसिक संतुलन बनाए रखने और जीवन की चुनौतियों का सामना करने में सहायता करता है। समायोजन को प्रभावित करने वाले कारकों को सामान्यतः पुल और पुश के कारकों के रूप में बांटा जाता है। तो समायोजन का अर्थ समझिए, समायोजन व्यक्ति और वातावरण के बीच संतुलन स्थापित करने की प्रक्रिया है जिससे वह संतोषपूर्ण जीवन जी सके। पुल कारक की बात करें तो देखिए पुल क्या है? पुल कारक वे आकर्षण होते हैं जो किसी व्यक्ति को नई परिस्थितियों या फिर अवसरों को की ओर खींचते हैं। तो पुल में क्या किया जाते हैं? व्यक्ति को नए अवसरों की ओर मतलब जैसे कि कोई जॉब है या फिर कुछ और लाइफ में कुछ आगे बढ़ने की ओर ये क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। ठीक है? दूसरा इसमें बेहतर अवसर, अच्छी शिक्षा, रोजगार, उच्च और आय और बेहतर जीवन स्तर जैसे अ, अवसर जैसे ये क्या है पूल कारकों के ही उदाहरण हैं। तीसरा पुश की कारक की बात करें तो पुश कारक वे परिस्थितियां हैं जो व्यक्ति को वर्तमान स्थिति छोड़ने मतलब कि अभी जो काम कर रहे हैं उसको त्यागने की के बारे में कौन कहते हैं? पुश कहते हैं कि भाई इससे काम दूर होता है, छूटता है ना? इसमें प्रतिकूल परिस्थितियाँ हो जाती हैं, गरीबी, बेरोज़गारी, सामाजिक तनाव और संसाधनों की कमी पशु कारकों के प्रमुख उदाहरण हैं। नहीं सॉरी पोष कारकों के, कौन से कारकों के? पोष कारकों के क्या उदाहरण हैं? समायोजन में भूमिका, पुल और पुश दोनों कारक व्यक्ति के निर्माण तथा नई परिस्थितियों के साथ समायोजन की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। समायोजन व्यक्ति के संतुलित विकास के लिए आवश्यक है तथा पुल और पुश कारक इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है सहकर्मी कौन है? सहकर्मी के माध्यम से मूल्यवर्धन की व्याख्या कीजिए। सहकर्मी यानी कि पीर ग्रुप, सहकर्मी में कौन आते हैं? जो दोस्त यार होते हैं ना फ्रेंड्स के, फ्रेंड सर्कल होते हैं, अगल-बगल के लोग, ये सब सहकर्मी में जो साथ में काम-वाम करते हैं, साथ में खेलते हैं, ये सब सहकर्मी होते हैं। ऐसे व्यक्तियों का समूह होता है जिनकी आयु, रुचियाँ, अनुभव, सामाजिक स्थिति लगभग क्या होते हैं? समान होते हैं। इसमें मित्र, सहपाठी और समान आयु के साथी सहकर्मी कहलाते हैं। बच्चों और युवाओं के व्यक्तित्व तथा मूल्य निर्माण में सहकर्मियों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। पहला सहयोग की भावना का विकास होता है। सहकर्मी समूह में रहकर व्यक्ति सहयोग, साझेदारी और टीम भावना सीखता है। दूसरा अनुशासन और जिम्मेदारी। समूह के नियमों का पालन करने से अनुशासन और उत्तरदायित्व की भावना विकसित होती है।
तीसरा सम्मान और सहिष्णुता, सहकर्मियों के साथ बातचीत से दूसरों के विचारों और भावनाओं का सम्मान करना सीखा जाता है। आत्मविश्वास का विकास, मित्रों और साथियों के प्रोत्साहन से व्यक्ति का आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता बढ़ती है। पाँचवां, नैतिक मूल्यों का विकास, सहकर्मी ईमानदारी, सहयोग, मित्रता और सामाजिक उत्तरदायित्व जैसे मूल्यों को विकसित करने में सहायता करते हैं। अगला है सामाजिक व्यवहार का निर्माण, सहकर्मी समूह व्यक्ति को समाज में उचित व्यवहार और संबंधों को बनाए रखना सिखाता है। सहकर्मी व्यक्ति के समाजीकरण और मूल्य विकास का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 10 है स्टूडेंट्स। मीडिया की भूमिका एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। मीडिया संचार का एक महत्वपूर्ण माध्यम है जो समाज तक सूचना, ज्ञान और मनोरंजन पहुंचाने का कार्य करता है। आधुनिक युग में समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट और सोशल मीडिया इसके प्रमुख रूप हैं। मीडिया समाचार, समाज और राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पहला तो सूचना प्रदान करना इसका काम है। मीडिया देश और दुनिया की घटनाओं, समाचारों तथा महत्वपूर्ण सूचनाओं को लोगों तक पहुंचाता है। जन जागरूकता फैलाना, यह शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, सामाजिक मुद्दों के प्रति लोगों को जागरूक करते हैं। अगला, मनोरंजन का साधन, मीडिया लोगों को फिल्म, संगीत, खेल और अन्य मनोरंजन कार्यक्रम उपलब्ध कराता है। अगला है जनमत निर्माण, मीडिया विभिन्न मुद्दों पर लोगों की सोच और राय को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शिक्षा का प्रसार, मीडिया शैक्षिक कार्यक्रमों और वर्धक सामग्रियों के माध्यम से शिक्षा को बढ़ावा देता है। सरकार और जनता के बीच सेतु, मीडिया सरकार की नीतियों और योजनाओं को जनता तक पहुंचाता है तथा जनता की समस्या को सरकार तक पहुंचाने का कार्य करता है। मीडिया आधुनिक समाज का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है जो सूचना, शिक्षा, जागरूकता और सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। क्वेश्चन ये कंप्लीट था, आपका कंप्लीट हो गया। इसमें आपके पीवाईक्यू सॉल्व पूरा एक बार रिवाइज करवा दिया। जाके अब आप लोग पीडीएफ परचेज कीजिए और ये लास्ट था हमारा। और एग्जाम बहुत ही सुपर जाएगा। अगर आपने मुझसे तैयारी किया है, सभी देखिए मैंने 3 साल का पीवाईक्यू करवा दिया, सभी मोस्ट में क्वेश्चन आंसर को एक बार अच्छा से रिवीजन करवा दिया पूरा। डिस्क्रिप्शन में जिसका आपको कोर्स को दिया होगा उसमें आपको मिल जाएंगे। सो देखिए आप लोग जल्दी से एग्जाम से पहले एक बार रिवीजन के लिए नोट्स परचेज कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड ऑल द बेस्ट।